हेलो एवरीवन, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम मस्त, जबरदस्त। वाओ, ये वाओ क्यों? तुम एक्सेल कर रहे हो, एक्सेल। ऐसा लगता है कि तुझे कोई नहीं रोक सकता है बेस्ट करने से। मैं तुझे बहुत जल्द एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, कैसे कोई भी एग्जाम दे दो एकदम टॉपर बन जाओगे। यानी रैंक तुम्हारा 1 to 100 ही आएगा। ऐसा क्या तरीका है? मैंने इस नुस्खे को पिछले कई सालों से आजमा के देखा है, तब बात कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात कई सारे बच्चे पर आजमा के देखा। तो पता है फिजिक्स में कितना नंबर लाया? बहुत सारे बच्चे हैं नीट फिजिक्स में 180 में 175 नंबर लाया, और इन जनरल 170 तो लाया ही लाया, 170, 172, 180 में। तो ये फॉर्मूला 100% कारगर है। यानी एग्जाम कोई भी हो, रैंक 1 to 100 ही आएगा। तुम लोगों को बहुत जल्द वो तरीका बताने वाला हूं। तो फिलहाल तो आज हम फोकस करेंगे आज के लेक्चर पर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर खत्म हो गया है, पढ़ाई करेंगे आज मैकेनिक्स का। किसका? मैकेनिक्स का। अच्छा एक बात बताओ, ये मैकेनिक्स क्या होता है? क्या होता है मैकेनिक्स? तो कहता है फिजिक्स में किसी का भी मोशन हो उसे मैकेनिक्स ही मानो। यानी एक लाइन में अगर बात करूं तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। जैसे देखो, रोड पर कार मूव करती है, पंखा रोटेट करती है, बॉडी को अगर ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। यानी जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, यानी किसी का भी मोशन हो उसको आप मैकेनिक्स ही मानो। क्लियर है बात? मैकेनिक्स को दो भाग में बांट दिया है। एक को बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स और दूसरे को बोलते हैं डायनामिक्स। यानी मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक पार्ट को बोलेंगे काइनेमेटिक्स, दूसरे पार्ट को बोलेंगे डायनामिक्स। यानी काइनेमेटिक्स में भी मोशन का स्टडी होगा और डायनामिक्स में भी मोशन का स्टडी होगा। तो काइनेमेटिक्स में कैसे स्टडी करेंगे? तो बोलता है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। यस, यानी काइनेमेटिक्स में मोशन को स्टडी तो करेंगे लेकिन मोशन के कारण को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर पंखा है, पंखा देखे हो ना, पंखा रोटेट करती है। तो काइनेमेटिक्स में ये पढ़ना है कि 5 सेकंड में कितनी बार घूमेगी, इस तरह का सवाल पूछेगा। जैसे रोड पे कार दौड़ रही है तो बोलेगा कि उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटा में कितना दूर जाएगा। लेकिन इस तरह का जो सवाल होगा उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। यानी इसमें फोर्स का एनालिसिस नहीं होता है। समझ में आया बात? लेकिन डायनामिक्स की अगर बात करूं तब तो कहता है इसमें भी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा विथ कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि मोशन के कारण को भी कंसीडर करना है। जैसे पंखा रोटेट कर रही है, तो क्यों रोटेट कर रही है? तो उसका कारण है कि उसमें करंट जाएगा, करंट जाने की वजह से उसके अंदर कॉइल होता है, तो कॉइल में करंट जाएगा, तो कॉइल में जब करंट जाएगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? टॉर्क लगाएगा, टॉर्क लगाएगा तो क्या होगा? रोटेट करेगा। तो ये सब क्या हो गया? मोशन का कारण हो गया वो टॉर्क लगना। तो यानी डायनामिक्स में मोशन के काउज को भी कंसीडर करना है और काइनेमेटिक्स में मोशन के काउज को कंसीडर नहीं करना है। दोनों क्लियर है? यानी काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन, यानी उसमें फोर्स इज नॉट एनालाइज्ड। और डायनामिक्स में स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन, यानी इसमें फोर्स का एनालिसिस होगा। दोनों क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो काइनेमेटिक्स को भी दो भागों में बांट दिया गया है। काइनेमेटिक्स को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग है
उसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकल काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे? पार्टिकल काइनेमेटिक्स। और दूसरा भाग को बोलते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स। क्लियर है? उसी प्रकार से डायनामिक्स को भी दो भाग में बांट दिया गया है। एक को बोलेंगे पार्टिकल डायनामिक्स और दूसरे को बोलेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। ये भी क्लियर है? अब प्रश्न ये उठता है कि ये पार्टिकल काइनेमेटिक्स क्या होता है? क्या प्रश्न उठता है? ये पार्टिकल काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझो। मतलब अब हम लोग पार्टिकल काइनेमेटिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे। पार्टिकल काइनेमेटिक्स, यस, उसका दूसरा नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। क्या नाम है? ट्रांसलेटरी मोशन। ध्यान से समझो। मैं यहां पर एक बॉडी बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां एक बॉडी बनाया, एकदम आम जैसा है। T1 बराबर T पर ये आम यहां पर है। अब यही आम जो है ना, यहां पर पहुंच गया T2 बराबर T प्लस डेल्टा टी। ध्यान रहे, यही वाला आम है ये, दूसरा आम नहीं है। आम का सीजन भी है भाई। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां जाने में बॉडी को कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? डेल्टा टी, क्योंकि T1 बराबर T टाइम पर तो यहां है ही, यहां T प्लस डेल्टा टी। यहां अगर 12 बजे है तो 12 प्लस 2, यानी जितना ये है ना, यही अंतर है। यानी यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा टी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पहले समझो क्या होता है, तब इसका डिफिनेशन समझा दूंगा। ठीक, देखो इसमें बहुत सारा पॉइंट होगा। इस मैंगो में बोलता है आई एम ए मैंगो में। क्या बोलता है? आई एम ए मैंगो में, मैं एक आम आदमी हूं। ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं ए। तो ये ए पॉइंट यहां पर पहुंच जाएगा, ए डैश पर। तो ये हुआ। तो कहता है अगर ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स बोलते हैं, 5 मीटर हो जाए, और मान लेते हैं दूसरा पॉइंट है ये ए बी, तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा बी डैश पर। तो कहता है इसका भी डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर ही हो, तीसरा पॉइंट मान लेते हैं ये वाला यहां आ जाएगा, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर ही हो, यानी इस पॉइंट का जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पॉइंट का भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस पॉइंट का भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी बॉडी का हर पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट है। इतना क्लियर है? अगर इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है होगा, तो इसका वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड होगा, और इसका वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड होगा। मान लेते हैं 1 सेकंड में गया, तो इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड गया, ये भी 5 मीटर पर सेकंड गया, और ये भी 5 मीटर पर सेकंड गया। इसका एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। इसका मतलब हुआ कि बॉडी का हर पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी बॉडी का हर पार्टिकल सेम टाइप के मोशन को बताएगा, कह सकते हैं एक लाइन में। इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अंडरगोज सेम डिस्प्लेसमेंट एंड हैव सेम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यानी बॉडी का हर पार्टिकल सेम मोशन को बताता है। अगर बॉडी का हर पार्टिकल सेम मोशन को बताता है, तो हम बॉडी को पार्टिकल लाइक बॉडी भी मान सकते हैं। इसीलिए जब भी आप काइनेमेटिक्स में कोई सवाल बनाओगे, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या पार्टिकल का मतलब बॉडी का साइज पॉइंट साइज मान लेंगे? पूछेगा सवाल में कि काइनेमेटिक्स में अगर बोल रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या बॉडी का साइज पार्टिकल साइज का है कि किसी भी साइज का हो सकता है बॉडी? यस, किसी भी साइज का हो सकता है। तो फिर पार्टिकल क्यों बोलते हैं? इसको ठीक से समझो। देखो इस पॉइंट का अगर मोशन को स्टडी कर लोगे, तो सबका ना मोशन स्टडी हो गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा,
इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही सबका होगा। हाँ, तो इसीलिए पूरे के पूरे बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो, यानी बॉडी को पार्टिकल बोलते हैं। इसमें समझ में आया बात? इसीलिए इसको बोलते हैं पार्टिकल काइनेमेटिक्स। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। पार्टिकल काइनेमेटिक्स तो समझ लिए, तो सवाल उठता है कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या है? तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बारे में यही कह सकते हो कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नॉट अंडरगो सेम डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक छोटा सा फोटो बना के समझाता हूं। जैसे देखो तो क्या चीज का फोटो बनाया मैं? क्या चीज का फोटो बनाया बताओ? समझ में आ गया क्या चीज का फोटो है। इसमें थोड़ा सा ये भी लगा देता हूं। समझ में आया क्या चीज का फोटो है? अब एक बात बताओ, ये चक्का को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चक्का को ले लेते हैं। ये चक्का को ले लेते हैं। ये चक्का को देखो, इसमें कुछ बांध भी देते हैं। अब इसको रोटेट करा देते हैं। सबसे पहले इसके मोशन को कंसीडर करो। इसको देखो ध्यान से। या अगर ये जमीन पर रोल कर रहा है ना, ऐसे मान लेते हैं जमीन पर रोल कर रहा है, तो एक बात बताओ, देखो ये वाला पार्टिकल किधर जाएगा? ये वाला पार्टिकल इधर आएगा और इधर भी जाएगा। ये समझ में आता है? अच्छा चलो यहां समझो। इसमें क्या है ना, क्या बॉडी का हर पार्टिकल का सेम मोशन है? ध्यान से मुझे समझना, कॉन्सेंट्रेट होके। क्या बॉडी के हर पार्टिकल का सेम वेलोसिटी है? जैसे पंखा देखो, मान लेते हैं इसको पंखा ही मान लो, तो देखो एक चक्कर में ये कितना दूर मूव करेगा? इतना दूर मूव करेगा ना, इतना दूर। लेकिन यहां पर एक पार्टिकल अगर यहां मान लेते, एक चक्कर में इतना दूर मूव करेगा। यहां अगर एक पार्टिकल मानो तो एक चक्कर में इतना दूर मूव करेगा। तो इसका मतलब बॉडी का हर पार्टिकल का सेम डिस्प्लेसमेंट, मतलब सेम डिस्टेंस जाता है क्या? नहीं जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट सबका जीरो ही हो रहा है। ये मत बोलना कि डिस्प्लेसमेंट तो सबका जीरो ही है, तो सेम ही हुआ। इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी सेम होगा क्या? नहीं। इसका मतलब डिफरेंट पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स। सीधा सीधी समझो ना, सीधा सीधी समझो। जैसे कि मैं हूं, मैं अगर सीधे चलूं तो ये हो गया पार्टिकल काइनेमेटिक्स, और मैं अगर ऐसे करके चलूं, ऐसे करके तब, ऐसे करके चलूं तब, ऐसे करके तब, मैं हो गया रोटेशनल काइनेमेटिक्स। यानी पार्टिकल काइनेमेटिक्स में हर पार्ट का सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन रोटेशनल वाला में मजा आ रहा है कि नहीं देखने में? डांसर हो क्या? मजा दे रहा हूं तुमको? नहीं। मतलब यही हुआ कि डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट मोशन होगा। क्लियर है? उसी को बोलेंगे हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक्स। अब हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका बात करेंगे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेम ऑफ रिफरेंस को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? फ्रेम ऑफ रिफरेंस को। तो समझो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को करने के लिए फ्रेम ऑफ रिफरेंस का जरूरत पड़ेगा? क्यों कहा? तो पहले एक सवाल पूछ लेता हूं तुमसे, तब अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये पूछूं कि दिल्ली कितना दूर है? दिल्ली कितना दूर है? क्या कितना दूर है? लिख लो तो पहले कितना दूर है कॉपी में, तब मेरे सवाल का आंसर सुन लेना मेरे से। सवाल उठता है कि कहां से? यस, दिल्ली कितना दूर है, कहां से, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली कितना दूर है कहां से, ये इंपॉर्टेंट। जो कहां से हुआ ना, उसी को बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट।
बात समझ में आ गई? चलो समझते हैं। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है। एक लाइन में समझो ना, मोशन को जहां से बैठकर स्टडी करते हैं ना, उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। मोशन को जहां से बैठ के ऑब्जर्व करेंगे उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सब क्लियर हो जाएगा आगे। तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो नॉर्मल बातें हैं ना उसको समझ लो। तो कहता है क्या, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसमें ये ओरिजिन है और यहां पर एक स्टॉप वॉच लगा देता हूं। तो कहता है कि ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को एक साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। जहां ओ क्या है, ओ को क्या बोलेंगे? ओ को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ओ को क्या बोलेंगे? REFERENC, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। मतलब कोई भी दूरी नापना हो तो ओ से नापना है, यानी कितना दूर गया पार्टिकल तो ओ से नापना, इसीलिए इसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। अब दूसरा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको रेफरेंस डायरेक्शन कहेंगे, रेफरेंस डायरेक्शन कहेंगे। जैसे पार्टिकल किधर गया, किधर गया, ये जब बात होगी तो डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो फिजिक्स में 3 ही डायरेक्शन होता है, याद रखना, एक एक्स, वाई और जेड, 3 ही डायरेक्शन होता है, चौथा होता ही नहीं। तो एक्स एक्सिस से एंगल बता देंगे कितना हो गया, या वाई से बता देंगे, या जेड से बता देंगे, तो डायरेक्शन बना, डायरेक्शन का पता चल गया। अब ये स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच ये लगा हुआ है ना, स्टॉप वॉच। यहां ऑब्जर्वर बनाता हूं, यहां ऑब्जर्वर बनाता हूं, ये ऑब्जर्वर है, समझा? ये मोशन को ऑब्जर्व करेगा, ये हुआ ऑब्जर्वर, इसी में बैठा दिया इसको। स्टॉप वॉच क्या होगा? रेफरेंस टाइम बताएगा, रेफरेंस टाइम, यानी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा, तो ये हमारा स्टॉप वॉच बताएगा और उसको बोलेंगे रेफरेंस टाइम। बात क्लियर है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, एकदम फंडा क्लियर। तो कहता है कि मोशन को जहां से ऑब्जर्व करते हैं वहीं को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। मोशन को जहां से ऑब्जर्व करते हैं वहीं को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। जैसे अगर कार में बैठकर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कार हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? मोशन को जहां से बैठकर ऑब्जर्व करते हैं वहीं को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर कार में बैठकर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कार हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? अब अगला पॉइंट समझो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टर्म का यूज करते हैं हम लोग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। इससे क्या होगा ना, फिजिक्स का लैंग्वेज को समझने में तुमको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए छोटी छोटी बातें को समझने का कोशिश करोगे, छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें नहीं है। लोग बहुत बच्चे से सुने हो ना, सर सवाल ही नहीं बन रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, सवाल कह क्या रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें जब समझ जाओगे ना तो ये समस्या तुम्हारा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी अंग्रेजी वाली जो दिक्कत है, प्रॉब्लम को समझने वाली भी दिक्कत है, ये मत समझने का अंग्रेजी जानते हैं तो फिजिक्स को समझ लेंगे, नहीं। फिजिक्स वाला टेक्निकल टर्म है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टर्म का यूज करते हैं। जैसे अगर बोलते हैं, जैसे बस बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस ए, इसका मतलब बस बी को बस ए में बैठकर देखेंगे तो यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? यहां बस ए हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? नहीं क्लियर है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे?
मोशन को जहां से बैठकर ऑब्जर्व करेंगे उसी को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला बात क्लियर है। दूसरा बात है कि अगर बोले कि एक ऑब्जर्वर है जो ए वाला बस में बैठकर बी वाला बस को मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी बस बी के मोशन को बस ए में बैठ के देख रहे हैं, तो बस ए हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पोजीशन वेक्टर और ऑब्लिक देके रेडियस वेक्टर। इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। जैसे देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सही है, और ये कोई पॉइंट ओ है, ओ से हम एक पॉइंट को देख रहे हैं। यहां पर एक कार बनाता हूं ना, ये कोई पॉइंट P है और इस P का कोऑर्डिनेट है x, y, z। यहां पॉइंट P है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z। कार, समझ जाओगे ना, कार। चलो असली कार ही ले लो। अब देखो, इसको हम यहां से देखते हैं, यहां से, तो ए हुआ यहां रेफरेंस पॉइंट, यानी मोशन को अगर यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ओ हुआ रेफरेंस पॉइंट, और इसको अगर यहां से यहां मिला देंगे, ये ओपी, ओपी, ओपी को हम लोग आर भी बोलते हैं, आर। इसको जानते हो क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और इसी का नाम है रेडियस वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। अच्छा, यहां भी विथ रिस्पेक्ट टू टर्म का यूज हुआ नहीं, तो इसका मतलब हुआ O हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इसके लिए ये हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? जैसे कि वहां पर मैंने बताया था तुमको, यहां O हुआ रेफरेंस पॉइंट, O पर बैठकर P का पोजीशन देखेंगे। समझा कि दिमाग? O पर बैठकर P का पोजीशन देखेंगे। क्लियर? इसी को वेक्टर में जो पढ़े हो तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं पढ़े हो थोड़ा समझ लो। R बराबर R वेक्टर बोले या OP वेक्टर बोले, R वेक्टर बोले या OP वेक्टर बोले, बराबर होगा x, x दूरी जो है ना x एक्सिस की तरफ है तो उसको xi बोलेंगे, नहीं y j बोलेंगे, z k बोलेंगे, xi yj z। और बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे ऐसे कर दे, यानी r का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। पोजीशन वेक्टर क्लियर है? अब हम लोग समझेंगे रेस्ट एंड मोशन को। किसको समझेंगे? रेस्ट एंड मोशन को। इसको जरा ध्यान से समझना। एक फोटो बना रहा हूं, उसी से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ध्यान से समझना। तो ये अंग्रेजी क्या लिखा है उस पर ध्यान दोगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। मैं जो समझा रहा हूं ना, पहले इसको समझो, ठीक? मान लेते हैं कार है, पहले ए पॉइंट पर है। कहां पर है? पहले ए पॉइंट पर। कार बना देता हूं, कार है पहले ए पॉइंट पर, ठीक? तो कार का ओ से अगर देखते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओ ए हो गया, नहीं? कार ओ को अगर, यानी ए पोजीशन पर जो कार है, अगर ओ से देख रहे हैं तो ओ ए नजर आएगा। तो ये मान लेते हैं कि T1 बराबर T टाइम पर है। रेस्ट का मतलब होता है कि अगर इसका पोजीशन नहीं बदले टाइम के बदलने से, यानी टाइम तो हमेशा बदलते रहता है विद द पासेस ऑफ टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन नहीं बदले तो इसको बोलेंगे रेस्ट में, ठीक? लेकिन अगर इसका पोजीशन अभी T1 बराबर T पर यहां पर है और कुछ देर में मान लेते हैं यहां पर आ जाता है, यहां पर यही कार है, नहीं उठ के वहां से यहां आ गया, और ये पॉइंट मेरा मान लेते हैं B है, और टाइम जो हो गया ना T2 बराबर
टी प्लस डेल्टा टी हो गया। यानी अब इसका पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया, ये ओ बी। तो क्या कार का पोजीशन बदला, बिल्कुल बदला। किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर ओ के रिस्पेक्ट में। यहां से अगर देखते हैं तो कार का पोजीशन पहले यहां पर है और फिर कार का पोजीशन यहां पर है, तो इसका मतलब हुआ इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि कार का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब बोलेंगे कार मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट ओ। समझ में आ रहा है? यानी इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन कर रहा है। सही है। यहां रोड बना दो, रोड बिना रोड का कैसे जाएगा भाई, रोड बना दिए। अब इसमें जो लिखा है वो लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन नॉट चेंजेज, चेंजेज लिखना पड़ेगा, नहीं, विथ द पासेस ऑफ टाइम। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन नॉट चेंजेज विद द पासेस ऑफ टाइम। यानी पोजीशन अगर टाइम के पास करने से पोजीशन अगर नहीं चेंज करे तो कहलाएगा रेस्ट में है। और मोशन के लिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ द पासेस ऑफ टाइम। यानी पहले ए पोजीशन पर था, अब बाद में बी पोजीशन पर चला गया, तो बोलेंगे मोशन में है। ये फिगर ए था बना हुआ। इसमें कार में आदमी को बैठाता हूं, नहीं, दो आदमी है कार में, और इस कार का जो पोजीशन है ना एक्स वाई जेड मान लेता हूं। यानी यहां से देखने पर इसका पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये हमारा कार है और दो आदमी उस कार में बैठा हुआ है। तो टाइम चेंज करे लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करे तो कहलाएगा रेस्ट में है। मोशन किसको बोलेंगे, तो कहता है कि अगर पोजीशन लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज विथ द पासेस ऑफ टाइम। नहीं, हम लोगों के शीट में क्या लिखा हुआ है, जैसे फिगर ए के बारे में, यदि कार का पोजीशन जैसे पी एक्स वाई जेड है चेंज नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो कहेंगे कार इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ऑब्जर्वर तो यहां ओ है ना, ओ के रिस्पेक्ट में कार का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अगर कार का पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो कहेंगे कार इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ, जैसे फिगर बी में है, ए पोजीशन से कार बी पोजीशन पर चला गया। ऑब्जर्वर ओ को लग रहा है कि पहले ए पर है और फिर चला गया बी पर। क्लियर है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो कहता है रेस्ट एंड मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इस बात को कैसे मैं जस्टिफाई कराऊं, एक फिगर देखो समझ में आ जाएगा। चलो ये ले लिया रोड, क्या ले लिया, रोड। रोड पर जो कार है ना यहां पर ले लिया कार, कार नहीं ग्रेविटी फिजिक्स का हाहाकार है भाई, बहुत बड़ा है ना, जाओ और मजा लो। और इस कार T1 बराबर T टाइम पर यहां पर है। अब देखो, ऐसे इसलिए बता रहा हूं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा बड़ा सा कार है तो अच्छा है ना, कि दिक्कत है तुमको बड़ा कार से, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बनाई सुंदर सुंदर कार, खरीदना है मुझे। अब देखो ये क्या दिया, हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिए और यहां एक ऑब्जर्वर को बैठा दिए, यहां एक ऑब्जर्वर है, ध्यान से देखना, यहां एक ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जर्वर यहां पर है और दो ऑब्जर्वर यहां पर है। देख रहे हो, एक ऑब्जर्वर है ओ और एक ऑब्जर्वर है ए और तीसरा ऑब्जर्वर है बी, ये है ए और ये है बी। अब देखो बी का पोजीशन अगर ए से देखें तो ये हो गया, ये
यानी बी का पोजीशन ए से देखेंगे तो ये ना हो गया, बी का पोजीशन ए से ये हो गया। अब बी का पोजीशन यहां से देखेंगे तो ये हो गया। आप देखो कुछ देर के बाद T2 बराबर T प्लस डेल्टा टी में, ठीक से समझना, मजा आ जाएगा तुमको, समझ में आ जाएगा। तो शुरू में यहां पोजीशन था, बी के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? बी के बारे में सोचो, बी के बारे में सोचो, सिर्फ बी के बारे में सोचो कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। कुछ देर के बाद बस जब यहां आ जाएगी तो कुछ यूं ही सिचुएशन बन जाएगा, ए यहां पर है और बी यहां पर है। बी का पोजीशन अब कहां पर गया? यहां पर। अब पहले बी का पोजीशन कहां था? यहां पर था, कोई बात नहीं। अब बी का पोजीशन कहां चला गया? यहां का, यहां पर चला गया। तो ओ को लग रहा है कि पहले बी यहां पर है और ओ को लग रहा है कि पहले अब बी यहां आ गया। तो ये दूरी पहले और ये दूरी अलग अलग हो गया, यानी ये पोजीशन चेंज कर गया। इसका मतलब बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ। लिख दें, बी इज इन मोशन, बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर ओ। आया समझ में? लेकिन अगर बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में देखो तो चेंज किया कि नहीं किया है? नहीं किया है भाई। अभी भी इसको लग रहा है कि 2 मीटर पर बैठा है, अभी भी 2 मीटर पर ही बैठा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी जो है ओ के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, लेकिन बी जो है ना ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। हाँ, समझ में आ गया ठीक से। यानी बी का पोजीशन एक रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, बी का पोजीशन एक रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, जितना पहले था अभी भी उतने हैं। लेकिन ओ के रिस्पेक्ट में पहले यहां था, अभी यहां आ गया। क्लियर हो गया? इसका मतलब हुआ रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। यानी सेम बॉडी बी एक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है और दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। मजा आया पूरा? वेरी गुड। अब क्या बाबा, आगे देखो, बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूं अभी तुमको। देखो, अभी तो हम लोग स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ही ना कर रहे हैं। यस, तो कहता है कि जब आप स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो 5 वेरिएबल्स, पैरामीटर मतलब वेरिएबल, पैरामीटर मतलब वेरिएबल, 5 वेरिएबल्स से आपका मुलाकात होते रहेगा। कौन कौन है भाई? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यानी जब आप किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करोगे तो ये 5 वेरिएबल्स सामने आएगा हमेशा। कितना? 5। बोलता है हम 5, सही जांच, नो आंच। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसको? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, चलो ठीक से समझो। देखो, मोशन को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले किस बात का जरूरत पड़ेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। यानी इसके ही रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन को स्टडी करेंगे। यानी जब आप मोशन को स्टडी करोगे तो सबसे पहला बात किसका जरूरत पड़ेगा? रेफरेंस फ्रेम का। जैसे कुछ देर पहले मैंने सवाल किया था कि दिल्ली कितना दूर है, दिल्ली कितना दूर है? क्या आंसर होगा? यस, कहां से। यानी सवाल है कि कहां से कितना दूर होगा। वो जो कहां से है ना, वही है रेफरेंस पॉइंट। यानी रेफरेंस फ्रेम की जरूरत जरूर पड़ेगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। देखा ना, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो अच्छा से समझो, मान लेते हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत गर्ल है और ये पहले ए पर है। कहां है? पहले ए पर है, ए पर है, ए पर है पहले। तो चलो इसको देखो। देखो, सबसे पहले खूबसूरत फोटो बना रहा हूं।
देखो, देख लिया। यस, ये इसको आना है यहां से यहां, इसको आना है वहां से यहां, यहां आना है, यानी ए पॉइंट से आना है कहां, बी पॉइंट पर। ए पॉइंट से कहां आना है, बी पॉइंट पर। तो मान लेते हैं ऐसे ऐसे गया, ऐसे 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 गया, तो ये इसका क्या है, ये इसका है एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। ये क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। तो ये जो इसका एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन है ना, इसका जो लंबाई होगा ना, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। आया समझ में। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, शुरू और अंत को मिला देंगे, शुरू वाला और अंत वाला को मिला देंगे। ये ए बी हो गया, तो ए बी को यहां पर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला पाथ को मान लेते हैं डेल्टा एस। ये क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। यानी ये जो पाथ है ना, इस पाथ का जो लंबाई होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये जो यहां से यहां बनाए ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। यानी इसका शुरू में पोजीशन क्या था, शुरू में पोजीशन था आर ए, क्या था पोजीशन शुरू में, आर ए, बाद में क्या पोजीशन हो गया, आर बी। ऐसा भी कह सकते हो, अगर इसका पोजीशन x1 y1 z1 है, और इसका पोजीशन अगर x2 y2 z2 है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने आता है ना। ए बी यहां पर क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा समझा देता हूं, लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i, समझ में आता है, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 के, ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्टेंस वो तो निकालना पड़ेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिफिनेशन दिखा दूं, डिफिनेशन दिखाता हूं बाद में, पहले आगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम, ये बिछावन है तुम्हारा, ठीक, इस पर तुम रोज सोते हो, पहले सवाल का जवाब दे दो, ठीक। और आज सुबह सुबह तुम सो के उठा, ठीक, और यहां से निकला, और निकलने के बाद ट्यूशन वगैरह पढ़ा, ग्रेविटी फिजिक्स गया, केमिस्ट्री वाला ट्यूशन गया, सब करते करते फिर रात में आके वहीं पर तुम सो गया। तो बताओ डिस्टेंस कितना गया। ये तो एक ऐसा सवाल है ना कि मानो तुझे परेशान कर देगा ने, ये कहना मुश्किल है कि डिस्टेंस कितना हुआ। लेकिन अगर तुझे ये पूछूं कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से सुबह में उठा था वहीं पहुंच गया रात में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ। क्या, यस, फाइनल पोजीशन जहां है वही इनिशियल पोजीशन, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन जहां था ना वहीं पर इनिशियल पोजीशन। मजा आ गया सर, समझ में आया। मतलब जिस बिछावन से सुबह में तुम सो के उठे हो, दिन भर ट्यूशन व्यूशन पढ़ने के बाद रात में सोने वहीं चले गए हो, तो भर दिन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0। नेक्स्ट देखो, तो इस सवाल का जवाब दे दो तो मुझे। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस वो 0 होगा क्या, ना ना, डिस्टेंस कैसे 0 होगा, डिस्टेंस तो बहुत हुआ ना, ये सब पाथ का लंबाई। अब फील आ गया, यानी डिस्टेंस का मतलब हुआ जिस पाथ पर मोशन किया ना, मूव किया ना, उस पाथ का लंबाई, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सही है। चलो तो पहले इस सवाल का जवाब दे दो तो मुझे। क्या लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा। कौन सा आंसर सही होगा,
इस केस में क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। अगर ऐसा होता, ये प्यारी सी बच्ची यहां से चल के यहां आता, यहां नहीं, ए से चल के अगर बी जाता एकदम सीधा लाइन पर, कैसे, सीधा लाइन पर, तो यहां पर जितना है डिस्प्लेसमेंट उतना ही है डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो सकता है, या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं होगा। क्लियर है ना, अच्छा से ना। तो आगे देखो ना, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, कौन सा, अरे पहले से सिग्नल दिखा रहा है कि यही बड़ा है ना। वेरी गुड, वाओ। अब क्या करोगे, नेक्स्ट देखो, हैंड रिटेन नोट्स में एक और फोटो है, उसको समझा देता हूं। इसको जरा समझ लो। मान लेते हैं कि, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं भाई, ये मान लेते हैं, पहले यहां था, पहले यहां था और बाद में आया यहां। ध्यान से समझना, आया कैसे वही इंपॉर्टेंट है। पहले गया इस पाथ से और बाद में बोला नहीं इस पाथ से जाएंगे, इस पाथ से। ए से गया बी, ए से गया बी, पहले इस पाथ से गया, पाथ नंबर 1, और बाद में गया इस पाथ से, ये हुआ पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 2। ये था t बराबर 0 और ये था t बराबर t, यानी ये था t बराबर 0 का मतलब, और ये फाइनल यहां है, इनिशियल यहां है और फाइनल यहां है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? यस, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा नहीं। और डिस्टेंस की बात करें तब डिस्टेंस क्या होगा, इस पाथ से जाएगा तो अलग होगा और इस पाथ से होगा तो अलग होगा, यानी डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। बात क्लियर है ना, ठीक से क्लियर है ना। ताल को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, क्या स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं? यस। यानी कुछ पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। यानी डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हुआ, पाथ पर निर्भर करता है। देखा था ना, पाथ 1 से गया तो अलग डिस्टेंस, अब पाथ 2 से गया तो अलग डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस पाथ पर निर्भर करता है। और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, एक तरह से बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट हुआ। यह पाथ पर डिपेंड करेगा क्या? पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। एकदम मस्त, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसको भी समझ ही लो, कुछ लिखा हुआ है, तुम भी क्या याद रखोगे, समझाए नहीं सर। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल है। ठीक है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। डायमेंशन है डिस्टेंस का, एल हो जाएगा। एम मतलब मास पर कोई पावर नहीं, मास पर 0 मतलब मास पर डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ के पावर 1 यानी लेंथ पर डिपेंड करेगा, और टाइम पर पावर 0 मतलब टाइम से कोई लेना देना नहीं है। एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, एम से डिनोट करेंगे, सही है। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल है, एक तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही चीज m0 l0, m0 l पे पावर 1 t पावर 0। एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग कुछ सवाल बना के अपने दिमाग को थोड़ा सा कसरत कराएंगे, तो दिमाग भी सोचेगा कि काम हो रहा है भाई।
अब देखो दिमाग, दिमाग का यूज नहीं करोगे तो अगली जन्म में जब आओगे ना इस दुनिया में तो ऊपर वाला बिना दिमाग का ही भेज देगा तुमको, बोलेगा ये बच्चा जो है ना दिमाग लगाता ही नहीं है, इसको दिमाग देना ही बेकार है, इसको मत दो दिमाग, बिना दिमाग का भेज दो पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक में। मतलब कुछ सवाल बनाते हैं और उस पर अपना दिमाग लगाते हैं ताकि अगली बार ऊपर वाले दिमाग देके भेजें मुझे। तो कुछ सवाल सोचो और देखो। यस, इस सवाल को देखो, करना क्या है, पहले वीडियो को पॉज कर लेनी है। हाँ, अब आ गई बारी पॉज करने की, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, लगाना है ना। चलो मैं बता रहा हूं, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 10 मीटर। पहले हम एक्स एक्सिस बनाता हूं, देखो पहले हम एक्स एक्सिस बनाते हैं और यहां पर बना देता हूं ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो x बराबर 0, x बराबर 0 पर एक पार्टिकल जो है ना शुरू में है, यानी एक पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब बोले थे ना, पार्टिकल मतलब पॉइंट साइज बॉडी, किसी भी साइज का बॉडी हो सकता है। यस, ये पहले x बराबर 0 पर है, यानी ओरिजिन बोलते हैं, तो 0 0 एक्स एक्सिस की तरफ गया टू द पॉइंट 10 और 0, इसका मतलब पहले ऐसे गया ना, ऐसे 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 ऐसे, कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, पहुंच गया ओ से पहुंचा दिया इसको ए पर, ए पर कहां पहुंचा दिया, ए पर। और ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है कितना, 10 0, यानी यहां से पहुंच गया यहां, क्लियर है, यहां से पहुंच गया यहां। अब फिर बैक हो गया टू द सेम लाइन, इसी लाइन पर बैक हो गया -10 0 पर, तो उसी लाइन पर तो दिखाने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए लाइन को हम थोड़ा सा नीचे करके बना रहे हैं, उसी लाइन पर बैक हो गया, यानी यहां से गया यहां और यहां से फिर बैक हुआ और इसी लाइन पर कहां पर पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया, -10 पर, यानी यहां पहुंचा दिया -10 0, यानी सीधे ऐसे आ गया, ऐसे समझ में आ रहा है ना, ये क्या बना रहा हूं, पाथ बना रहे हैं, इस पाथ पर ट्रेवल किया, यानी पहले यहां से यहां गया, पहले यहां से यहां गया, अब फिर उसी पाथ पर बैक हो गया, ऐसे। अंग्रेजी थोड़ा सा पढ़ लो भाई। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट यहां एंड देन बैक टू सेम लाइन पर -10 0, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग ट्रिप। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी ओ से गया ए ना, तो ओ ए पाथ का लंबाई हो गया, लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड। अब फिर आ गया ए से लेके बी, तो ए बी पाथ का लेंथ का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड, ये बी मान लेता हूं, सही है। तो कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा 10 प्लस ये कितना होगा, यहां से यहां तो 10 है, फिर यहां पर गए 10, तो कितना हो जाएगा 20, टोटल मिला के कितना हो गया 30 मीटर। समझ में आया। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट का, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो उसको लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बराबर ओ बी हुआ ने, ओ बी, यानी ओ से ए वेक्टर प्लस ए से बी वेक्टर, हाँ वेक्टर बोल रहा है, तो ए से बी वेक्टर क्या होगा, ये क्या हो गया 10, ऐसे कह सकते हो, तो लिखोगे 10 गया आई में, यानी 10 चला आई की तरफ और 20 चला माइनस आई की तरफ, तो इस प्रकार से हो गया -10 आई। ये एक तरीका हुआ, और दूसरा तरीका भी समझ सकते हो, ओ बी बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो -10 -0 -10 आई, ऐसे भी तो कर सकते हो, x2 -x1 आई प्लस y2 -y1 जे, यही अच्छा है ना, तो बराबर हो गया -10 आई, यानी इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट ओ बी बराबर बी का पोजीशन में से एक को घटा देंगे। मजा तो आ रहा है सर, तो क्या करोगे, और भी सवाल बना लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सीट में तो लेक्चर यहीं तक दिया हुआ है 1,
तो ऐसा करता हूं ना, सीट के हिसाब से ही लेके चलता हूं। लेक्चर 1 हमारा समाप्त हो गया। लेक्चर 2 आएंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।